नमस्कार दोस्तों। 1919 के रोलैक्ट एक्ट भारत शासन अधिनियम के विरोध में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, जब वो मांग पूरी नहीं की गई, उसके विरोध में एक मजबूत आंदोलन की जरूरत थी। लगातार 3 आंदोलन जीतने के बाद खेड़ा का, अहमदाबाद का और चंपारण का, गांधी जी एकमात्र वो व्यक्ति थे जो पूरे भारतीयों को एकजुट कर सकते थे, या उनके विचारों में हिंदू मुस्लिम सारी भारतीय समाज की एकता नजर आती थी और लोग उनके रूप में एक नया नेतृत्व देख रहे थे। इतने बड़े स्तर पर आंदोलन शायद ही भारत की भूमि पर उस समय तक कभी हुआ हो। 1857 की क्रांति के बाद एक नेतृत्व भारत को ऐसा लगा जैसे मिल गया और एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। इतना अन्याय जो भारतीयों के साथ हो रहा है, इसका प्रतिशोध का बदला कौन लेगा, कौन आगे आएगा। और ऐसे में महात्मा गांधी वो एक चेहरा सामने आ गया जिसकी आवश्यकता पड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए। लेकिन किन आदर्शों पर महात्मा गांधी चलते हैं और महात्मा गांधी आंदोलन की क्या रूपरेखा तैयार करते हैं। इससे पहले हमने बताया था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें भारतीयों को जबरदस्ती सम्मिलित कराया गया था और यह प्रस्ताव रखा गया था कि इसके बाद अगर आप इस विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करते हैं तो आपको हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। मगर उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारतीयों को उन्हें द्वैत शासन के नाम पर कम खर्चे वाले विभाग पकड़ा दिए गए, जिससे भारतीयों को ठगा सा महसूस होने लगा। और उसके बाद अतिरिक्त कर लगा करके रोलैक्ट एक्ट पारित किया। तैयार हो गया था स्टेज अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए। उसी का नतीजा ये रहा, उन दिनों विश्व युद्ध जीतने के बाद जो खलीफा पद था, अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया। विश्व भर के मुसलमान नाराज थे। भारत में उन दिनों खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। उस खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। हिंदू प्लस मुस्लिम जहां पर एक हो गए, वहां पर अंग्रेज आधे हो गए। ये अंग्रेजों को भी अच्छी तरह से पता था। अब जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन खिलाफत और हिंदुओं की तरफ से या पूरे भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ होगा। रोलैक्ट एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1919 के खिलाफ। अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था अगर ये 2 समीकरण तैयार हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीयों को रोकना। ऐसे में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और भारतीयों को सचेत कर दिया गया कि आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। मजेदार बात तो ये थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तो होने वाला है, मगर उसके तरीके क्या होंगे। ये तरीके नहीं थे कि जाकर के लड़ाई की जाए, हथियार लूटे जाएं या बंदूकें चलाई जाए। गांधी जी का तरीका बड़ा ही सरल और सिंपल था। भाई, आप एक कक्षा में बैठे हैं, देखिए आप एक क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठने के बाद आपको क्या लगने लगा, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है। अंग्रेज भारतीयों से कच्चा माल ले जाकर के भारतीयों को ही बेचते हैं, तो वो मुनाफा कमा रहे हैं। उस मुनाफे से उनको प्रॉफिट हो रहा है। किस तरह से देखिएगा, यहां से वो ले गए कच्चा माल लोहे के रूप में और वहां से उसके बदले में कुछ भी वो लेकर गया। लोहा यहां से वो सोचिए आप 5 रुपए पर केजी ले गए। जब वो वापस भारत में उसका कुछ भी बना के लाए, सोचिए दरार बना के लाए, कुछ बना के लाए, तो वही लोहा 50 रुपए किलो मिलने लगा। तो इससे 45 रुपया अंग्रेजों ने कमाया। यही कपास के साथ ऐसा तरीका अपनाया गया। गांधी जी का तरीका यह था कि आप एक काम करिएगा, ये सामान खरीदना ही बंद कर दो, कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। जब उनको कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं तो भारत में रहने के बारे में ज्यादा वो सोचेंगे ही नहीं। इस तरह की अप्रोच गांधी जी ने रखी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों से आप परित्याग कर दीजिएगा। जो अंग्रेज अपनी सेना में आर्मी रखते हैं इंडियंस को, इंडियंस क्या करें, सरकारी नौकरियों को छोड़ दें, नौकरियों में प्रवेश ना करें, किसान लगान ही ना दे, टोटल बहिष्कार करें। ऐसा ट्रीट करिए जैसे हम उनको जानते ही नहीं। जब उनको हमसे कोई प्रॉफिट होगा नहीं, हम उनके सामान खरीदेंगे ही नहीं, उनका काम करेंगे ही नहीं। वो हमें एक्चुअल में मजबूर करते हैं। 100 रुपया दिहाड़ी पर हमें मजबूर बना दिया। मजबूरन हम अपना पेट भरने के लिए उनके पास चले जाते हैं। गांधी जी ने वो नेतृत्व दिया, सब कुछ छोड़िए, अंग्रेजों की नौकरी करिए ही मत। अपने आप ही उनको आर्थिक तौर पर घाटा होगा, मजबूरन भारत को छोड़ना पड़ेगा। ये तरीका था। और गांधी जी ऐसी आवाज बन गए थे कि उनकी आवाज पर पूरा भारत ये करे। और अगर ऐसा करेगा, 1-2 के करने से नहीं होगा। अगर पूरा हिंदुस्तान सरकारी नौकरियां छोड़ दे, सबको ये लगने लगे कि हम एकजुट हैं, एक हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए, अगर हिंदू सहयोग नहीं करते तो मुसलमानों को आर्मी में भर्ती कर लेते, वो उनको अपनी सेवाओं में रख लेते, तो भी आंदोलन टूटता। मगर खिलाफत आंदोलन से इस आंदोलन को जो ताकत मिली, खिलाफत आंदोलन प्लस असहयोग आंदोलन,
देखिए, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में ही कन्वर्ट हो गया। दोनों ने एकजुट होकर के ही क्या असहयोग आंदोलन किया। यहां तक कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। और इस तरह से एक फील्ड तैयार हो गया असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन कब शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। ये क्योंकि मूवमेंट की जून से ही ये तय हो गया था कि असहयोग आंदोलन होगा, मगर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के सबसे सक्रिय सदस्य, केसरी पत्रिका के संपादक और मराठा शान जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। एक बड़ा इंसिडेंस ये हुआ। और इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद तिलक फंड कोष बनाया गया, जिसका एक टारगेट था। ये अपने टारगेट से भी ज्यादा रुपया ले गया, मतलब जितना असहयोग आंदोलन के लिए रुपया चाहिए था उससे कहीं ज्यादा पैसा जमा हो गया। तो इस आंदोलन की आप अहमियत समझिए कि लोग कितने बेचैन थे अंग्रेजों को हटाने के लिए। बढ़ चढ़कर पैसा वहां पर जमा किया गया। इस बार कांग्रेस के उस साल में 2 अधिवेशन हुए, एक हुआ सितंबर 1920 को, एक हुआ दिसंबर 1920 को। लाला लाजपत राय को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन में लाला जी को अध्यक्ष बनाने को लेकर काफी विवाद हुए थे। लाल बाल पाल में से ये गरम दल के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान से सुनिएगा, 1920 में सितंबर 1920 के उस अधिवेशन में ये बताया गया कि असहयोग आंदोलन आरंभ होने वाला है और किन किन विषयों पर वो आंदोलन चलेगा। ठीक, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई और उसका क्या बैकग्राउंड है देखिएगा। अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाएगा। विद्यालय में जो छात्र हैं उनको अंग्रेजी विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों के यहाँ पर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। जो अभी तक अंग्रेजी कपड़े आपके पास आ गए हैं, वस्त्र आ गए हैं, उनको जला दिया जाए, बहिष्कार किया जाए। चुपचाप रैली निकाली जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए, मगर हिंसा जैसा कुछ किसी के साथ ना किया जाए। ये कुछ असहयोग आंदोलन के तरीके थे। किसान लगान ना दे, हमने उसकी चर्चा पहले कर ली है। इन टॉपिक्स पर इस पर डिबेट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की देखिए, जब दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह तय किया गया कि कितने सदस्य, क्योंकि आंदोलन के लिए प्रमुखता से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह से एक कमेटी बनाई गई और यह तय किया गया कि आंदोलन को कौन लोग आगे बढ़ाएंगे, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन लीड करेगा। तो इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर असहयोग आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, वो राज्य था कर्नाटक। आज तब वो मैसूर हुआ करता था। एक्चुअल में सवाल पूछा भी जाता है, शायद मैंने लिखा भी होगा, ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ा। अच्छा, अगर आप छोड़ने की बात करेंगे तो आप न्यायालय से वकालत छोड़ दी आपने, विद्यालयों से आपने बच्चे हटा दिए। आप वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कोई कॉपरेट ही ना करें अंग्रेजों के साथ। वो जायज तरीके भी हैं, शायद अंग्रेजों पर उससे आर्थिक तौर पर उसका असर ना भी पड़े। लेकिन जो कार्यकारिणी बनी हुई है, जो अंग्रेजों ने इंडियंस के लिए कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी की भी बात करें। कार्यकारिणी में भी आप नहीं जा सकते। फिर जब बहिष्कार कर रहे हैं तो चुनावों का भी करिए। ये बड़ी दिक्कत होगी। अगर आप चुनावों का बहिष्कार करेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई और चुनाव लड़ेगा। अंग्रेजों की कार्यकारिणी में निर्वाचित, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर कार्यकारिणी के अतिरिक्त सदस्यों में आधे से ज्यादा सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं। बताया था मैंने 1919 में, जो 1909 के बाद से ही लागू हो रखा था, उसमें तकरीबन 32 मेंबर ऐसे थे जो अंग्रेजों की कार्यकारिणी में निर्वाचित होकर जाते थे। बहिष्कार होगा चुनावों का भी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। 1920 के उस चुनाव में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया, चुनावों का भी बहिष्कार किया। एक बड़ा मूवमेंट था भाई ये, मतलब आपने हर चीज का बहिष्कार कर दिया। आपने तो सीधे कह दिया हम तुम्हारी कार्यकारिणी में भी सम्मिलित नहीं होना चाहते। जो झुंझुना आप हमें देते हो ना अतिरिक्त सदस्यों का, आप उससे भी बौखला गए। टोटल कॉर्पोरेशन, नॉन कॉर्पोरेशन, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, ना आपके व्यापार में, ना आपके कार्यों में, ना आपकी सेवाओं में, और ना ही आपकी उस कार्यकारिणी में दिलचस्पी है। गांधी जी का आंदोलन पूरे भारत में फेमस हो गया, अंग्रेजों की नींव हिल गई। 1920 के बाद 1921 में माहौल बन गया, अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर घाटा होने लगा। भारतीयों को भी वहां पर एक सब्र की इच्छा शक्ति जगने लगी। ये बहिष्कार का तरीका लगभग कामयाब होता ही दिख रहा था, मगर इसमें धैर्य बहुत ज्यादा चाहिए था। अंग्रेज भी देख रहे थे कब तक ये चलेगा। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेवजह भी गिरफ्तार किया गया रोलेट एक्ट के तहत। मगर जब आप विरोध कर ही नहीं रहे, हिंसा कर ही नहीं रहे, आप तो मात्र असहयोग कर रहे हैं, तो अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया इस तरीके का दमन कैसे करें, इन नीतियों का विरोध कैसे करें। दमन तो तब होता ना जब हिंसा होती, जब कोई झगड़ा करता।
चुपचाप घर में बैठे आप शक भी कैसे करोगे उन पर? वो काम ही नहीं कर रहे, भूखे मरने को तैयार है। गांधी जी की वो आवाज बहुत खतरनाक तरीके से बुलंद हो गई। अभी तक एक वकील के तौर पर मुकदमा लड़ने वाला आज नेता के तौर पर इतना बड़ा काम कर रहा है। तो इस आंदोलन ने गांधी जी को एक बहुत मजबूती से हीरो बना दिया, ठीक। मगर एक हादसा सब कुछ ले डूबा। एक हादसे की वजह से सब नुकसान हो गया। ये वो आंदोलन था जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी गांधी जी के पोस्टर लेके छापा करते थे असहयोग आंदोलन के लिए। मगर 5 फरवरी 1922 को जो हुआ वो एक बड़ी घटना हुई। चोरी चोरा नाम की जगह यूपी में पड़ती है। उस चोरी चोरी नाम की जगह पर 5 फरवरी 1922 को ऐसे ही शांतिपूर्वक एक रैली निकल रही थी। कुछ पुलिस वालों ने भड़काया, वहां पर उग्र हो गई भीड़। गांधी जी का आह्वान था कि आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से होगा। मगर आप सब्र की भी एक सीमा होती है। लगातार आप रैलियां निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जब आपको कोई फायदा नहीं मिलता तो आप भी बौखला जाते हैं। उसी का निष्कर्ष ये हुआ कि इस शांतिपूर्वक चलने वाली भीड़ ने उस भद्दे मजाक को जो चौकी से किया गया था विरोध किया, वहां पर हिंसा हो गई। 146 में से तकरीबन 123 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। चौकी में आग लगा दी गई। आंदोलन उग्र हो गया और यही गांधी जी नहीं चाहते थे। बेवजह निरपराध मारना किसी को नहीं चाहते थे। और गांधी जी को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि एक बैरिस्टर के तौर पर भी वो फेमस थे, उनको अच्छी तरह से पता था अगर हमने हिंसा करी तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा इस आंदोलन के दमन करने का, फिर वो भारतीयों को प्रताड़ित करेंगे। जब तक हम अहिंसात्मक रास्ते पर चल रहे हैं तब तक अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते। मगर जहां हिंसा हुई वहां दमन हुआ, वैसा ही हुआ। अंग्रेजों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। गांधी जी को बहुत हताशा हुई, बहुत निराशा हुई कि मेरे आंदोलन में हिंसा जैसा शब्द नहीं था, मगर मेरे आंदोलन की वजह से हिंसा हो रही है, कई लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं और ये आगामी दौर में अगर इस आंदोलन को वापस नहीं लिया गया तो ये हिंसा और बड़ा रूप लेगी। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। वापस लेते ही जितने भी आंदोलन में लोग जुड़े थे सबको जेल में भेज दिया गया, सबको अंदर कर दिया गया और बड़ी दिक्कतें हो गई। उसमें क्या हुआ, आंदोलन तो आपने वापस ले लिया, मगर जिन लोगों ने आपके कहने पर विद्यालय छोड़े, जिन लोगों ने आपके कहने पर सरकारी नौकरी छोड़ी, शायद अब उनको अंग्रेज दोबारा तो नौकरी पर रखेंगे नहीं। अंग्रेजों की नजर में वो भरोसे के काबिल नहीं। उनका क्या होगा? गांधी जी को तो जेल हो गई, उनके साथ कई आंदोलनकारी भी जेल में चले गए। इस तरह से 1922 में ही इस आंदोलन ने अपनी समाप्ति कर दी और आने वाले हालातों पर भारत को छोड़ दिया। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या स्थितियां हुई 1922 के उस असहयोग आंदोलन के बाद। तो आप वेट करिएगा, इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।